मेरा नाम हया है। मेरी सास जबरदस्ती मेरी शादी देवर से कर दी क्योंकि वो मुझे मेरे शोहर की कातला समझती थी। 2 साल बाद जब मेरा शोहर घर वापस आया, मेरी सास ने मेरे शोहर की जबरदस्ती शादी अपनी जेठानी की बेटी से करवाना चाही। ये सुनकर तो मेरा शोहर तेरे नाम दिल रख दिया। किस नंबर 4। बेबस निगाहों से सारा दिन हया को तकता वो अगले दिन माँ के आगे से सर झुकाकर इस्लामाबाद वापस चला गया था। शाइस्ता बेगम बेटे के इकरार पर खुशी से फूले ना समाती सीधी अपनी नंद के घर जा पहुंची थी। हया को तो कोई एतराज ही नहीं। वो दिया को जानती थी। ऐसा था कि जब वो पाकिस्तान आई थी तो शाइस्ता पप्पो के घर में ये छोटी शर्माई जायसी लड़की उसे बहुत पसंद आई थी। वो गुजरते वक्त के साथ हया ने उसकी आंखों में उमड़ते मोहब्बत के हजार रंग भी देखे थे और हासिम नवीद की बेजारी भी देखी थी। लेकिन अब जब पप्पो ने कहा तो हया को लगा किसी को तो मोहब्बत मिलनी चाहिए। अब सब हाली हाथ रह जाएंगे तो मोहब्बत पढ़ाएगा कौन। शाइस्ता बेगम रिश्ते तय कर आई थी और अब पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के बाद रिसीवर कान से लगाए किसी सहेली के साथ दिल दिल के फफूले फोड़ रही थी। हाँ, ठीक कह रही हो तुम साइमा। बस मैं चाहती हूँ मेरा बेटा खुश रहे और मनहूस लोगों से दूर रहे। मनहूस कलमों ही मेरा एक बेटा तो खा गई, दूसरा भी हड़पने के चक्कर में है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आवाज को जानबूझकर ऊंचा करते वो उसको तकलीफ देना चाह रही थी। पूछना पोंछा लगाते या के हाथ पल भर को रुके और वो मजीद रगड़ रगड़ कर फर्श साफ करने लगी। कभी कभी तो शाइस्ता बेगम की बातों पर उसके कानों से धुआं निकल आता था, लेकिन एक शय थी बर्दाश्त जो उसे हर हाल में करना था। हाँ, इतनी सोनी है मेरी दिया बेटी और ऊपर से कम उम्र भी है। मेरे बेटे के साथ अच्छी लगती है। उनका निशाना अब हया की उम्र पर था, जो बहुत ज्यादा तो नहीं थी लेकिन हासिम से तो ज्यादा ही थी। होंठ काटते उसने पूछा निचोड़ कर दीवार पर डाला और पंखा फुल स्पीड से चला दिया। अरे मनहूस औरत, तुम चाहती ही यही हो कि मैं मर जाऊं ताकि इस घर पर राज कर सकूं। जनवरी का महीना है और कड़क धूप में भी भला की सर्दी है। शाइस्ता बेगम की बुढ़ी हड्डियां कांप उठी थी और हिया जेरे लब मुस्कुराई थी मगर बोली कुछ नहीं और ना ही पंखा बंद किया। शाइस्ता बेगम ने रिसीवर टेबल पर रखा और तख्त के नीचे से पड़ा अपना जूता उठाकर ताक के हया का मारा जो सीधा हया की कमर में लगा था। वो कराकर रह गई थी कि पप्पो का आखिरी हथियार तो पगडंडी से आने वाला पाइप टूट गया है, इसलिए पानी में नहीं आ रहा और टैंकी में थोड़ा सा पानी था। फर्श धो दिया, अब पानी आए तो बर्तन धो दूंगी। हया ने तफसील से बताया और जानती थी कि अब आगे से शाइस्ता बेगम का जवाब क्या होगा। हस्बैंड बोल उन्होंने कहा, तो क्या इन हट्टे कटे हाथों में मेरी कब्र खोदोगी? जाओ ऊपर खेतों में जो चश्मा है वहां से पानी लाओ और बर्तन धो दो। यहाँ होंठ काटते सर असबाब में हिलाकर रह गई और करती भी तो क्या करती। यहाँ से भागने को दिल करता था लेकिन भागती तो जाती कहाँ। कशमाला सारी दौलत पर सांप बनकर बैठी थी और किसी सूरत हया की शक्ल में मुसीबत अपने गले में नहीं डालना चाहती थी। और रह गया उमर सुल्तान, तो वो चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकती थी। अगर चली जाती तो समाज उसे जीने न देता। वो समाज जो उसे पहले एक कातला कहता था, फिर बदकिरदार औरत कहेगा। उसने सफेद दुपट्टा स्टैंड से उठाकर मफलर की तरह गले में डाला और पानी की बाल्टी उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी जब फिर से शाइस्ता बेगम की आवाज ने उसके कदम रोके। साथ जग भी लेती जाओ, चश्मे का पानी बड़ा मीठा है, मेरा लाल शरबत पीने को दिल कर रहा है। नई फरमाइश हाजिर थी। हया ने किचन से जग लिया और घर के पिछले दरवाजे से निकलकर खेतों में से छोटी सी पगडंडी से चलने लगी और उसके एक हाथ में पानी की बाल्टी थी और दूसरे हाथ में जग। सिर झुका हुआ था और निगाहें अपने कदमों पर जमाए चली जा रही थी। उसका माजी हर वक्त परेशान करता था, जो बहुत खूबसूरत था। और जब वो पहली बार हासिम के गांव आई थी तो बड़ा पसंद आया था उसे, लेकिन अब समझ आई थी वो सिर्फ पसंद आने की हद तक था। अगर इस जैसे शहरों की बासी यहाँ रहे तो बड़ा बुरा है और ये गांव, लेकिन फिर भी वो 2 साल से यहाँ रह रही थी तो बस वो बहुत ही बेबस थी। उसको वो दो दिन फिर से याद आया जब उमर सुल्तान उससे टकराया था। जाने वो क्यों कर आया था। ख्यालों में गुम वो चश्मे पर पहुंच चुकी थी। ये चश्मा खेतों के बीच बना हुआ था और गांव वालों ने उसे चश्मे के आसपास के हिस्से को पुख्ता करके एक साफ लोहे का पाइप लगा दिया था जिससे शफाफ पानी आता था। और शबास ने बाल्टी पाइप के नीचे से भरने के लिए रखी और खुद एक तरफ पड़े पत्थर पर बैठ गई। आंसू से धुंधलाती आंखों के सामने एक धुंधला सा मंजर उभरा जब वो दूसरी बार यहाँ आई थी। सुर्ख जीन्स के साथ उसने सुर्ख
लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी और सफेद दुपट्टा मफलर की तरह गले में लटकाया हुआ था। तुम्हारे चश्मे का पानी कितना मीठा है अरहम। हाथों का प्याला बनाए वो चश्मे के पाइप से पानी पी रही थी और अरहम मुस्कुराते हुए उसे तक रहा था। मेरा चश्मा नहीं है, गांव वालों का चश्मा है। उफ, तुम तो यूं कह रहे हो जैसे मैं अपने नाम करवाना चाह रही हूँ उससे। उसने पानी के छींटे मुंह पर मारे थे। एक बार कह दो, दुनिया तुम्हारे नाम कर दूं। वो बुड़बुड़ाया था। वो उसकी बुड़बुड़ाहट इतनी जरूर थी कि हया ने सुन ली थी, और ये नहीं था कि वो सुनकर समझी नहीं थी। वो मेचोर थी, सब समझती थी और सोच लिया था कि वो उमर सुल्तान को सबसे मिलवाएगी। भाभी भाभी, वो यकदम माजी से बाहर आई थी। कोई उसे पुकार रहा था। उसने पलट कर देखा, सामने काशान खड़ा था। वो हासिम का दोस्त था और अक्सर ऐसा होता था कि वो घर के छोटे मोटे काम कर देता था, लेकिन फिर शाइस्ता बेगम ने उसे सख्ती से मना कर दिया था। वो काम हया से लेना चाहती थी ताकि वो अजियत में जिए और जिंदगी तंग आकर खुद को खुद ही मार डाले। आप जाएं, पानी मैं घर ले आऊंगा। काशान ने अपनी खिदमत पेश की थी। नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी, वरना फूफो फिर से तुम्हें डांटेंगी। उसने उठकर एक हाथ से भरी हुई बाल्टी का हैंडल पकड़ा और दूसरे हाथ से जग उठाया। मैं सिर्फ दरवाजे तक ले जाऊंगा, अंदर आप ले जाइएगा। आंटी जी को पता नहीं चलेगा। वो उस बाल्टी और जग को लेकर आगे बढ़ा गया और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे आने लगी। घर के पास पहुंचकर काशान ने बाल्टी और जग उसे पकड़ाया, जिसे लेकर वो अंदर चली गई। और काशान ने जेब से मोबाइल निकालकर हासिम का नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर कॉल पिक कर ली गई तो वो फौरन बोला, इससे बेहतर नहीं था तुम इन्हें जेल में ही रहने देते। जो कैद वो यहाँ काट रही है वही वो वहां भी काटती। कम से कम अपनों से दुख तो नहीं मिलते इन्हें। क्या हुआ? दूसरी तरफ वो अपने ऑफिस में बैठा था। यार, मोहब्बत करता है तो उनसे तो फिर इतनी तकलीफ क्यों रखा है इन्हें। खुद से पानी ना पीने वाली लड़की आज ऊंची पथरीली पगडंडियों से दूर चश्मों से पानी भर रही है, तो कभी बिजली की लाइन में लगी बल्ब पर बल्ब भर रही है, तो कभी सामान के छापर भर भर कर ला रही है। क्या किया है तू और क्या कर रहा है तू उनके साथ? कशान फट फूट पड़ा था। मैं क्या करूं यार, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मेरे भाई की कातला है वो। और अगर मैं थोड़ा मार्जिन रख भी लूं तो माँ के सामने बेबस हूँ। उसने अपनी आंखें रगड़ी थी। कल से वो दिया का स्टेटस बार बार देख रहा था, जिसमें बात पक्की लिखा हुआ था, और वो ये बात उसे अंदर से जला रही थी। तुम बेबस नहीं हो, समझा सकते हो आंटी जी को, और समझाओ इन्हें। या जहांगीर के मर मर के जीने और फिर मर जाने से हासिम नवीद वापस नहीं आएगा। या जहांगीर मर गई तो देखना तुम महसूस करोगे। अरहम नवीद एक बार फिर मर गया है तो बता मैं क्या करूं। वो शदीद बेबस था। या पूरी तरह से अपनाया या पूरी तरह से छोड़ दे। खुद भी जी और इन्हें भी जीने दे। अरहम नवीद ने मोहब्बत को नहीं जिया तो वो जो अरहम नवीद की मोहब्बत थी उसे उसकी मोहब्बत जी लेने दे। उसे अमर सुल्तान के पास जाने दे। कशान के अल्फाज उसका दिल चीर के थे कि भला वो ऐसा कैसे करता, कैसे अपनी हया को किसी को सौंप देता। उसे मोबाइल टेबल पर रखकर कॉल चल दी और दूसरी तरफ से काशान हेलो हेलो करता रह गया, लेकिन वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था क्योंकि उसका दिमाग सुन हो चुका था। काशान ठीक कहता है, वो उससे मोहब्बत नहीं करेगी, कभी नहीं, क्योंकि वो उमर सुल्तान को नहीं भुलाएगी, कभी नहीं। वो उसे कल की तरह आज भी बच्चा समझती थी। वो उससे छोटा था। वो उसकी दोस्त थी और उस पर ननहूस जमाती थी और बच्चों की तरह लाड उठाती थी, क्योंकि वो उससे छोटा था। और उम्र का फर्क दिलों में बड़ा फर्क डाल देता है। वो एक बच्चे से मोहब्बत नहीं कर सकती, और ये भी सच था। वो मोहब्बत की सल्तनत हासिम नवीद की थी, लेकिन उस सल्तनत की मलका उसकी नहीं थी। इश्क उसके लिए बना था, मगर हया जहांगीर उसके लिए नहीं बनी थी। जारी है।